नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आपकी गठरी कांधे से उतार, बीजेपी रूपी गंगा में डूबे कर्नल कोठियाल। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिलाई सदस्यता, राष्ट्रवादी विचारधारा के कोठियाल ने कसीदे गढ़े। उत्तराखंड में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध चुनाव तय, भाजपा की झोली में जाएगी खाली सीट, लेकिन किसकी लगेगी लॉटरी, सस्पेंस बरकरार। चंपावत उपचुनाव के प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार, कांग्रेस के दिग्गजों ने विधानसभा में डाला डेरा, घर घर जाकर हरदा निर्मला गहतोड़ी के लिए जुटा रहे समर्थन। और बैंक अधिकारी ही निकले साइबर अपराधी, खाता धारक के अकाउंट से उड़ाए 31 लाख रुपए। उत्तराखंड एसटीएफ ने खुलासा कर तीनों को किया गिरफ्तार। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल अब भाजपा के हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में अजय कोठियाल आप के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, मगर अब बीजेपी का दामन थामने के बाद कर्नल कोठियाल अपनी नई राजनीतिक पृष्ठभूमि लिखने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब कर्नल अजय कोठियाल नए सियासी ठोर की तलाश में हैं। अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी कार्यालय में सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में कर्नल कोठियाल ने भाजपा का दामन थामा। देखा जाए तो उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किए गए थे। कर्नल कोठियाल पूरे चुनावों के दौरान आपके बड़े नेता के तौर पर चुनाव प्रचार करते रहे। हालांकि चुनावों में औंधे मुंह गिरी आपके सिपे सलार एक एक करके उसका साथ छोड़ने लगे। पहले कर्नल कोठियाल निकले, पीछे से भूपेश उपाध्याय भी निकल गए। इसके बाद लगभग 300 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता भी पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल कोठियाल का बीजेपी में आने पर स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता रहे, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान, और इनके साथ लगभग आज प्रमुख रूप से 24 पदाधिकारी और 700 से ज़्यादा लोग जो विभिन्न जो अपने पदों पर रहे हैं, और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपके वादों की गठड़ी कंधे से उतार कर अब कर्नल कोठियाल सियासी मोक्ष के लिए बीजेपी रूपी गंगा में डुबकी मार चुके हैं। इसके साथ ही अब ये लगभग साफ हो गया है कि कर्नल कोठियाल सियासत के रंग में रंग चुके हैं। उन्हें पार्टी बदलना भी आता है और सियासी भविष्य की रूपरेखा तैयार करना भी आता है। ये जो चला प्रसारण, इसमें कि हमने पार्टी ज्वाइन करी, मैं पहली बार हिमांशु को मिला। मैं 3, 4, 5 बार जो हिमांशु से मिला, हिमांशु से बातें हुई, किस सादगी से, किस अच्छे विचार से उसने मुख्यमंत्री जी तक, उसने सभी अधिकारियों तक हमारी बातें पहुंचाई। उन सभी अधिकारियों की जो बातें हैं वो हमको समझाई, और इतना अच्छा लगा कि अगर हिमांशु जैसे युवा लड़के आज आम आदमी पार्टी की युवा टीम में, भाजपा की युवा टीम में, आम आदमी पार्टी से भी कई भाग करके हिमांशु की तरह आ रखे हैं, जो कि हिमांशु के अंडर में काम करेंगे जो भाजपा की युवा टीम में, तो क्यों नहीं उत्तराखंड का जो जो सपना देखा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी देखती है, वो एक पूरे देश में एक अलग बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जब कर्नल कोठियाल ये समझ चुके हैं कि अगले 5 साल राज्य में बीजेपी की सत्ता ही रहने वाली है, तो उन्हें शायद इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं मिला होगा। यही वजह है कि आपके साथ रहते हुए राज्य के विकास का खाका खींचते खींचते अजय कोठियाल अब अपने सियासी विकास के लिए सत्ता का सिरप पीने की तैयारी में हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं कर्नल कोठियाल के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कोठियाल को अनफिट बताते हुए कहा कि जो हाल उनका आप में हुआ वही हाल बीजेपी में होगा। तो दूसरी तरफ आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने इसे गैर राजनीतिक बताते हुए कहा कि वो राजनीति की परिभाषा नहीं समझते हैं। कर्नल कोठियाल कहीं भी चले जाएं, मैं बहुत स्पष्ट कह चुकी हूं कि आप फौज में अच्छे सराहनीय अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक राजनीतिक भी अच्छे हों। टोटली मिसफिट हैं राजनीति के लिए कर्नल कोठियाल, इसलिए वो कितने भी दल बदल लें, हश्र वही होगा जो आम आदमी पार्टी में हुआ। कर्नल साहब हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी में थे, हमारे लिए काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। कर्नल साहब एक को अगर मैं कहूं तो वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को मतदान होना है, लेकिन प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट पर चुनाव निर्विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा समीकरण क्यों बन रहे हैं और कांग्रेस का क्या कहना है, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। राज्यसभा सांसद की खाली सीट को लेकर निर्वाचन आयोग ने 10 जून को मतदान की तारीख घोषित की है, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के चलते राज्यसभा की खाली सीट भाजपा की झोली में ही जाना लगभग तय हो चुका है। और उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब देश की संसद में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद एक ही दल यानी कि भाजपा के उत्तराखंड से होने वाले हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 5 की 5 भाजपा के खाते में हैं। तो वहीं राज्यसभा की अभी तक 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस से प्रदीप टमटा का कार्यकाल पूरा होने के बाद भाजपा की झोली में लोकसभा और राज्यसभा की सभी सीटें जाने वाली है। चूंकि मैंने पहले बताया कि अब पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन हर प्रकार से मिल रहा है, और ये भी सुखद क्षण होगा कि जब हम 8 सांसद 5 लोकसभा के 3 राज्यसभा के एक ही इसी विचारधारा के होंगे, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको लेकर चल रही है। तो आगे आने वाली जो अभी हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमारी तैयारी है कि जब हम स्वाधीनता के 100 वर्ष मनाएं, तब तक भारत विश्व के सबसे अग्रणी और मजबूत देशों में खड़ा हो, और उत्तराखंड भी 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में हो। इसको लेकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस के कुकृत्यों का उनको जवाब और सज़ा दे दी है, और उसी कड़ी में जो देश की संसद है, अब संसद के अंदर इस राज्यसभा सीट के बाद जो चुनाव होने वाला है, उत्तराखंड का कोई भी प्रतिनिधि कांग्रेस का संसद के अंदर नहीं जा सकता है, और वो समाप्त हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे संसद के अंदर सारे सांसद राज्यसभा के और लोकसभा के पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे। वास्तव में कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है कि फिलहाल देश की संसद में उत्तराखंड से कांग्रेस का कोई भी सांसद प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। ऐसे में कांग्रेस के पास 2024 में लोकसभा चुनाव का मौका है, लेकिन अभी उसमें समय है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने तंज भरे अंदाज में कहा है कि बीजेपी के पास उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है और भाजपा का पलड़ा भी भारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता के लिए जनहित में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना होगा कि अगर आज की मैं बात करूं कि 7 सांसद ऐसे हैं जो भाजपा के हैं और प्रदेश का नेतृत्व करते हैं केंद्र में, वो केंद्र से प्रदेश के लिए कौन सी योजनाएं लेके आए, उन्होंने ऐसा क्या किया है प्रदेश के लिए जिससे प्रदेश का जो विकास है वो बढ़ा है। और ये तो दूसरी बात है, पहली महत्वपूर्ण बात ये कि वो ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर सांसद गाँव गोद लेगा। उन्होंने तो कहा था 5 गाँव गोद लेगा। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर 7 सांसदों ने एक गांव भी गोद लिया है तो आज उन गांवों के विकास की क्या स्थिति है, भाजपा को ये भी जनता के समक्ष स्पष्ट करना चाहिए। बहरहाल राज्यसभा की एक सीट भाजपा के पास जाने वाली है और बीजेपी खास उपलब्धि भी हासिल करने वाली है।
लेकिन उत्तराखंड से भाजपा ने अभी तक राज्यसभा किसे भेजे की इसको लेकर स्थिति साफ नहीं की है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के चुनाव प्रचार के लिए चंपावत में हैं। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा चंपावत उपचुनाव को जीतने के लिए धन बल का अत्यधिक प्रयोग कर रही है, लेकिन चंपावत की जनता काफी समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने चंपावत की जनता से लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को जिताने के लिए वोट की अपील भी की है। जनता जनार्दन लोकतंत्र की रक्षा है और यहाँ कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव लड़ रही है। और ये सुंदर हमारा जो पाटन का गांव है उसके सामने इतना सुंदर जंगल है हमारा, तो मैं यहाँ से सारे चंपावत के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज सारा प्रदेश और देश चंपावत की तरफ देख रहा है। गुरजू की धरती है, न्याय करिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करिए। कोविड की वजह से बंद कांवड़ यात्रा इस साल विधिवत शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस साल कांवड़ यात्रा में कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु कांवड़ यात्रा का रुख करेंगे। प्रदेश में पहले से ही चल रही चारधाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस लिहाज से प्रशासन अभी से अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुट चुका है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि जून महीने में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। कांवड़ में हम जून में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको और मतलब इसको स्ट्रीमलाइन हो गई है पूरी तरह से चारधाम। फिर भी एक बार ये आप जान ही रहे हैं, आज से ये वाले लोग जो हमारा हेमकुंड साहब यात्रा भी शुरू हो रही है, तो ये सब और व्यवस्थित हो जाए। हम जून में कांवड़ की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इंटर स्टेट की ऑफिसर्स की मीटिंग भी करेंगे पुलिस वालों की, और उस पे भी हमारा ध्यान है। जो बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखने की बात करता है, अगर वही बैंक आपके साथ धोखाधड़ी कर जाए तो क्या होगा? आपका तो विश्वास ही उठ जाएगा। देहरादून से ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने अपने खाता धारक के साथ धोखाधड़ी कर 31 लाख रुपए को चूना लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा कारनामा देखने को मिला है जिसे देखने के बाद शायद अब बैंक के खाता धारकों का विश्वास ही उठ जाएगा। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 31 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि बैंक के अधिकारी ही शामिल थे, जिसमें दिल्ली से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक और देहरादून के 2 सहायक शाखा प्रबंधक शामिल थे, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देहरादून के हरबटपुर विकास नगर निवासी अतुल कुमार और उनकी माता का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में संयुक्त खाता था। पासबुक में एंट्री करवाने के लिए बैंक गए तो पता चला कि खाते से 30,95,000 रुपए निकाले गए हैं, जबकि खाता धारक को ना तो कोई एसएमएस और ना कोई फोन आया और ना ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1 महीने में खाते से 31 लाख रुपए साफ हो गए। इतना ही नहीं, खाता धारक को धनराशि निकालने का कोई मैसेज भी नहीं आया, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई और फिर खुलासा हुआ ये चौंकाने वाला। ये बैंक कर्मचारी ग्राहकों के बैंक खातों में एसएमएस अलर्ट बंद कर उनकी कमाई हुई मेहनत उड़ा रहे थे और फिर ऑनलाइन साइट पर सोना खरीदकर रकम को ठिकाने भी लगाया जा रहा था। एक मामला, एक अभियोग पंजीकृत किया गया था साइबर थाने में, जो कि लगभग आज से 2 हफ्ते पहले, लगभग 15 दिन पहले हमने एक एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसमें एक पीड़ित पक्ष था जिनके लगभग 30.95 लगभग 31 लाख रुपए जो थे उनके बैंक खाते से उसमें गायब कर लिए गए थे, चोरी या कह सकते हैं चोरी किए गए थे। उसके बाद उसमें जो अभियोग पंजीकृत हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई, उसमें जो आईओ थे इंस्पेक्टर त्रिभुवन रौतेला, उनकी टीम द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें गहनता से उन्होंने सारे तथ्यों को देखा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। जिस क्रम में जो भी हमें एविडेंसेस मिले, साक्ष्य मिले, उसके आधार पे हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक व्यक्ति दिल्ली से निश्चल राठौर
और बाकी 2 व्यक्ति और हैं जिन्हें देहरादून से अरेस्ट किया गया है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। उत्तराखंड एसटीएफ ने जनता से अपील की है कि समय समय पर बैंक में जाकर अपने खाते की जानकारी करते रहें, लंबे समय तक अपने खाते को इनएक्टिव न रखें। कोई भी शक होने पर तुरंत पास के पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 और 5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में अब पेपर लीक होने की बात सामने आई है। युवाओं का आरोप है कि पेपर होने से करीब 12 घंटे पहले ही पेपर की आंसर शीट कुछ युवाओं के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी गई थी, जिसके स्क्रीनशॉट इन परीक्षार्थियों ने मीडिया के सामने भी रखे हैं। वह युवाओं का कहना है कि मामले में उन्होंने सरकार के 7 विभागों को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया और अब इन परीक्षार्थियों ने मामले पर सीबीआई जांच की भी मांग की है। उत्तराखंड में लगातार सरकारी नौकरियों के लिए हो रही परीक्षाओं में लगातार जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे रोकथाम नहीं लग रही है, ये और तेज से बढ़ता जा रहा है। तो हम कहना चाहेंगे, जब सरकार मौन बनी रहेगी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार जब भ्रष्टाचारियों को मौन समर्थन देगी तो ये हाल ऐसा ही होगा। हम कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी के पास 10 से 12 ज्ञापन इस चीज के पहुंच चुके हैं तो उन्हें कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, उनको जांच के आदेश करने पड़ेंगे। हिमाचल की तर्ज पर, जैसे हिमाचल में भी 10 दिन पहले सीबीआई जांच के वहां के मुख्यमंत्री ने मांग की थी और सीबीआई जांच हो रही है, 70 लोगों को पकड़ा जा चुका है, तो क्या उत्तराखंड में नहीं हो सकता है? उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश चल रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नैनीताल, हल्द्वानी की, तो वहां भी आसपास के सभी पर्वतीय इलाकों में बारिश के लगातार होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुमाऊं कमिश्नर के मुताबिक इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आ सकता है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को पहले से ही तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। जो विभाग इससे जुड़े हुए हैं, मेनली पीडब्ल्यूडी, वो इन कल्वर्ट्स को खोले, वो हमेशा खोलते भी हैं, अदरवाइज़ पानी सड़कों पे आ जाता है। नाले जो नगर निगम क्षेत्र में है, रुद्रपुर में, काशीपुर में, हल्द्वानी में, इनको भी पहले से ही मैंने निर्देशित किया हुआ है सभी नगर आयुक्तों को कि इसको ये देखें। और नगर आयुक्तों को एक और अलग से मैंने निर्देश दिए हैं कि जब सुबह सफाई शहर में होती है तो कुछ दिनों में नगर आयुक्त फील्ड पे भी दिखें, ये देखने के लिए कि सफाई हो रही है या नहीं। और ये भी ज़रूर चेक करें जिसने हमारे रूल्स में, हमारे जो स्वच्छगण हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, वो भी ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई बोगस एंट्रीज हो रही हों और केवल अटेंडेंस हो रही हो, काम ना हो रही हो। ये देखना भी बड़ा आवश्यक है, विशेषकर नैनीताल में भी मैंने निर्देश। इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मानसून 1 हफ्ते पहले आ जाएगा, जिससे देखते हुए नगरपालिका निगम को भी अपने अपने क्षेत्र में नाले की साफ सफाई व्यवस्था और निकासी के निर्देश दिए हैं। लेकिन बात अगर हम दिनेशपुर की करें तो निर्देशों के बावजूद नालियों की साफ सफाई नहीं कराई जा रही है, जिस कारण दिनेशपुर नगर पंचायत की 9 वार्डों में ज्यादातर नाले भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कॉलोनी में सड़कें, नाली और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम इसी को लेके अध्यक्ष साहब से कहने आए थे कि सड़कों का निर्माण किया जाए। और लोगों के घरों के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात का समय आ रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, हम लोगों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। तो अध्यक्ष साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी सड़कों का निर्माण करें। अभी पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति के लोग मुझसे मिलने आए थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, तो जिन पर हमारी तरफ से प्रोजेक्ट भी गया है सरकार को, शासन को गया, हमने दे दिया है शासन को। उस पर जैसी कार्रवाई होती है तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी उनकी दिक्कतें थी, जैसे फॉगिंग की थी, नाली की सफाई की थी, तो वो हम लोग करवा रहे हैं, वो बहुत कोई बड़ा इश्यू नहीं है। करीब 3 महीने बाद सेवा योजन कार्यालय से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 1500 बेरोजगारों ने आवेदन किया। मेले में आई 34 निजी कंपनियों ने 500 से ज्यादा बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि मेले में 8000 से लेकर 30,000 रुपए तक के वेतन वाले पदों पर भर्ती की जा रही है। रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और ये 3 महीने के बाद हम मेला लगा रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो कंपनी बुलाए जाएं वो ऐसे बुलाए जाएं जिनमें बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिल सके। उसके क्रम में ये रोज़गार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग आज हमारे पास 34 कंपनीज लिस्टेड हैं। एक दो कुछ व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाई हैं, जो थी उन्हें हमने भी संज्ञान में लिया है, और लगभग 560 से ज़्यादा हमारे पास रिक्त पद हैं, और सैलरी भी जिसमें आकर्षक है, लगभग 10,000 से लगभग 35,000 या 40,000 तक के जो कंपनी अपने जिन लोगों को सेलेक्ट करेंगे उनके लिए मौका देगी। वहीं दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 में संदिग्ध परिस्थितियों में 10वीं की छात्र की एक शव मिला है। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 6 में एक लड़की संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में पाई गई है। इस सूचना पर हम पुलिस मौके पर गई थी और शव को अपने कब्जे में लिया। उसका प्रॉपर जो विधिक पंचायत नाम भरा गया। उसके बाद चूँकि उसके जो लड़की थी रहने वाली शक्ति फार्म की है, यहाँ अपने मामा के वहाँ रहती थी, तो जो उसके दादाजी लोग थे वो थोड़ा इसको संदिग्ध मान रहे थे मृत्यु को, कि अचानक कैसे इसकी डेथ हो गई करके। तो इसलिए हमने जो पीएम के लिए डॉक्टर साहब को हमने लिखा है कि इसका पैनल से पीएम करवाई जाए, ताकि उसकी जो मौत की वजह जो वास्तविक कारण है उसका पता चल सके। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से लेकर लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार के दावे होते आए हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी बानगी आज हम आपको अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर उतरी हमारी टीम जब राजधानी देहरादून के प्राथमिक स्कूलों में पहुंची तो वहां की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए निकली तो यकीन नहीं हुआ कि ये सरकार के वो दावे हैं जिसके दम हमारा सिस्टम और अधिकारी भरते हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देख आप भी हैरान हो जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों को लेकर खास पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर उतरी हमारी टीम। चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। 4th क्लास के बच्चों को नहीं पता का ख ग। बच्चों के लिए पढ़ाई काला अक्षर भैंस बराबर। व्यवस्थाओं पर नहीं है किसी का ध्यान। सवाल ऐसे संवरेगा बच्चों का भविष्य। ननूरखेड़ा प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबू क्या नाम है आपका? उदित। उदित कौन सी क्लास में हो? 4th। आपसे मंथ्स के नाम याद हैं? मंथ के नाम हल्के हल्के याद है। हाँ? हल्के हल्के। आप मुझे सितंबर की स्पेलिंग बताएं। SATUMBER। अच्छा, कौन है आपकी क्लास टीचर? मैम। क्या नाम है आपकी मैम का? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम। क्या नाम है आपकी मैम का? सुना आपने, ये ननूरखेड़ा प्राथमिक स्कूल में ग्राउंड जीरो से हमारी टीम की स्पेशल रिपोर्टिंग है। हमारी टीम ने जब इस स्कूल में 4th स्टैंडर्ड के बच्चे से मंथ के नाम पूछे तो बच्चों को मालूम नहीं। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले इस बच्चे से जब हमारे संवाददाता ने कई बार पूछा तब जाकर बच्चे ने सितंबर महीने की स्पेलिंग बताई और वो भी गलत निकली। बच्चे से इंग्लिश की टीचर का नाम पूछा गया तो उसको वो तक नहीं पता। ये तो कुछ भी नहीं, चलिए दूसरे किस्से से आपको रूबरू कराते हैं। अब हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने इसी स्कूल की बच्ची से बात की और पूछा कि क्या उसको का खा गा का ज्ञान है, तो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने साफ मना कर दिया। आपका क्या नाम है? सोशिता। कौन सी क्लास में हो? 4th में। 4th में हो। ए आ ई आता है? नहीं। ये नजारा सिर्फ एक स्कूल भर का नहीं है, बल्कि देहरादून और रायपुर इलाके के तमाम प्राथमिक स्कूलों में हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये हमारे सिस्टम और अधिकारियों के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कैसे पुख्ता दावे हैं। उत्तराखंड में शिक्षा नीति तो हमेशा बनाई गई है, लेकिन उन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन अब हम पहुँचे हैं प्राथमिक विद्यालय नालापानी में, जहाँ पर हम आपको एक और चीज़ ऐसी दिखाएंगे जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये नज़ारा नालापानी माध्यमिक विद्यालय का है। 1 से 5 तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीन शेड में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, स्थिति ये है
कि कहने को ये है कि सरकार तमाम काम कर रही है, लेकिन यहाँ के अनुसार ये जो टीन शेड है जिसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं बैठकर, ये टीन शेड भी किसी प्राइवेट संस्थान ने लगवाई है। आप स्कूल की हालात को दिखाने की कोशिश करूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो यहाँ की हालात हैं, ये जर्जर हालात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है, ये जो स्कूल के कमरे हैं, ये देखिए आप किस तरह से, मतलब यहाँ पर कुछ भी अनहोनी घट सकती है। ये हालात है, किस सन में ये दरवाज़ों का कार्य निर्माण हुआ होगा, लेकिन ये बच्चों की क्लास है, ये बच्चों की क्लास है जहाँ पर बच्चे बैठकर कभी पढ़ते थे। और इस कमरे का जो नज़ारा है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि सरकारों ने उत्तराखंड के अंदर इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या काम किया है। इन जर्जर स्कूलों की दीवारों के उड़ते पर खच्चे और ध्वस्त व्यवस्थाओं के बीच स्कूली बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात तो छोड़िए, स्कूलों में व्यवस्थाएं का भी कोई ढर्रा नहीं है। स्कूल में बच्चों से काम कराया जाता है तो उनके लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, और तो और स्कूल में मौजूद शौचालयों की बदतर हालत भी किसी से छुपी नहीं। ऐसे में जब हमारी टीम ने ननूरखेड़ा प्राथमिक स्कूल की टीचर से इस बाबत सवाल पूछे तो आप भी सुन लीजिए मोहतरमा का क्या कुछ कहना है। बच्चे कक्षा 4 के बच्चे को तक नहीं आते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार? ऐसा है, जिम्मेदारी सबकी बनती है, टीचर की भी है, पेरेंट्स की भी है। खाली अकेले टीचर कुछ नहीं कर सकता ना, जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे। और हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो सारे मजदूर कैटेगरी के ही है ना, तो वो बच्चे जितना स्कूल में पढ़ते हैं उतना ही सोचो कि उनका वही उनका प्लस पॉइंट है, बाकी उनको घर में जाके कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये भी है। और दूसरा ये है कि सर कोरोना काल के कारण जो बच्चे थे, ये बच्चे मेरे पास फर्स्ट में थे, उसके बाद ये डायरेक्ट थर्ड में आ गए। थर्ड में भी इनका पेपर वैसे ही हुआ जो क्या बोलते हैं बाल मैत्रीपूर्ण परीक्षा। तो अब ये लगा लो कि डायरेक्ट फर्स्ट से फोर्थ में आए हैं। और कुछ बच्चे जो आपने लिया अभी इंटरव्यू के लिए, वो सारे बच्चे वो थे जो कि अभी जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, जो सरकार ने बोला कि एज के हिसाब से आपको क्लास में एडमिशन लेना है, चाहे वो बच्चा स्कूल गया है चाहे नहीं गया है। देखिए, ये जर्जर हालत के बारे में तो हम लोग हर साल में जो है 2-3 बार हम लिख के देते हैं, और विभाग हमें आश्वासन भी दे रहा है कि हाँ हम बना देंगे। दूसरी बात, ये टीन शेड जो है किसी एक गैरोला मैडम थी वेलम स्कूल की रिटायर्ड टीचर, उन्होंने हमें ये पूरा टीन शेड बाहर का पूरा पक्का करके दिया, और ये सारा पक्का उन्होंने ही करके दिया था। तो इसी टीन शेड में हमारी 5 क्लास लगती है, क्योंकि अंदर जो है हम बिठा नहीं सकते, लेंटर बिल्कुल ख़त्म है, कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। हैरानी होती है कि अभिभावक प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें तालीम हासिल करने भेजते हैं, लेकिन बच्चों को मिल रही ऐसी तालीम किस काम की जब 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को बेसिक चीजें ही नहीं मालूम। स्कूलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं, स्कूलों के टीचर बच्चों के पेरेंट्स पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से बचते दिख रहे हैं। सवाल हमारा सिस्टम से भी है कि कहां गए आपके वो दावे कि हर बच्चे को उम्दा शिक्षा मिल रही है। साहब, जरा धरातल पर उतरिए और स्कूलों में झांक कर देखिए तो आपको भी मालूम चलेगा कि प्रदेश में हो क्या रहा है। हमने आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों के हालात दिखाने की कोशिश की है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए और भी जो बाकी प्राथमिक विद्यालय उनकी क्या हालत होगी। और हम खड़े हैं प्राथमिक जो शिक्षा निदेशालय है उसके बाहर। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की जो चाक चौबंद है, काश उन प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर हालात पर भी शिक्षा विभाग कोई एक्शन ले, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में शिक्षा को लेकर नीति बनाई जाती है, इरादे बनाए जाते हैं, नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, वो धरातल पर कब उतरेंगी ये बड़ा सवाल है। क्या आखिरकार धामी सरकार शिक्षा को लेकर क्या बेहतर ठोस बदलाव लाने वाले हैं? क्या इन सब पर बड़ा काम होगा, यह देखना भी बाकी है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ रफ्तार मीडिया हितेश त्यागी, देहरादून। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। आपकी गठरी कांधे से उतार, बीजेपी रूपी गंगा में डूबे कर्नल कोठियाल। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिलाई सदस्यता, राष्ट्रवादी विचारधारा के कोठियाल ने कसीदे गढ़े।
उत्तराखंड में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध चुनाव तय। भाजपा की झोली में जाएगी खाली सीट, लेकिन किसकी लगेगी लॉटरी, सस्पेंस बरकरार। चंपावत उपचुनाव के प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस के दिग्गजों ने विधानसभा में डाला डेरा, घर घर जाकर हरदा निर्मला गहतोड़ी के लिए जुटा रहे समर्थन। और बैंक अधिकारी ही निकले साइबर अपराधी, खाता धारक के अकाउंट से उड़ाए 31 लाख रुपए। उत्तराखंड एसटीएफ ने खुलासा कर तीनों को किया गिरफ्तार।